हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। चलते हैं फिर हिस्ट्री के एक और नए पार्ट की साइड। तो आज हम इस पार्ट में क्या पढ़ेंगे? हम इस पार्ट में पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली और भाई ब्रिटेन भी कैसे बना, ये तीनों पार्ट। ठीक है, तो चलते हैं भाई अब इसकी साइड पे। तो भाई स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था कि कैसे लिबरल्स ने रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया था। पूरे यूरोप में रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो चुके थे। किसके लिए? डेमोक्रेसी के लिए, है ना। और उनके ऊपर जिस भी तरीके के अत्याचार हो रहे थे उससे उनको अब आज़ादी चाहिए थी, है ना। लिबरल होना चाहते थे, लिबर्टी चाहते थे वो लोग। अच्छा, किससे? मोनार्की सिस्टम से, ठीक है ना। मोनार्की सिस्टम थे। और क्या था? और एक और चीज़ थी, मिलिट्री की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा ये लोग उनको परेशान करते थे, बहुत ज़्यादा। मतलब एक तरीके से जैसे डोमिनेंसी होती है ना, ऐसा होने लगा था। लेकिन पता है क्या हुआ? धीरे 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 अभी सबसे पहले आज हम क्या पढ़ाएंगे आपको? जर्मनी कैसी, हमने कहा था ना, ये सब लोगों ने अपने अपने पर्सनल जैसे जर्मनी बहुत सारे पार्ट में डिवाइडेड था, छोटे 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 किंगडम्स थे उसके, है ना। उससे उन सबको हटा करके और जर्मनी इस अब यूनाइटेड बना। कैसे बना, ये इसकी स्टोरी है आज की, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, द मेकिंग ऑफ जर्मनी। ठीक है। अभी जर्मन के लोगों ने बहुत ज़्यादा, जब ये इनकी मतलब समझ लो आप सहन शक्ति के बाहर हो गया, ठीक है ना, तब फिर वहाँ पर रिवॉल्यूशन बहुत ज़्यादा शुरू हो गया था। क्या हुआ था यहाँ पर? देखो, जो कंजर्वेटिव थे, कंजर्वेटिव भी धीरे 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 क्या हुआ, मिलिट्री से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो उनमें भी क्या होने लगा, उनमें भी धीरे धीरे नेशनलिज्म की फीलिंग आने लगी। वो भी चाहते थे कि लिबर्टी आए भाई किसी भी तरीके से, है ना। वही हुआ। देखो, और एक और चीज़ मेन, एक ही क्वेश्चन बनता है, कैन द आर्मी बी आर्किटेक्ट ऑफ ए नेशन? क्या एक नेशन की आर्किटेक्ट हो सकती है एक आर्मी? कैन यू बिलीव दिस? बस इसी का आंसर है। क्या है बता रहे हैं आपको। देखो, आफ्टर 1848 कंजर्वेटिव्स मोबिलाइज नेशनल सेंटिमेंट्स। कंजर्वेटिव में भी कुछ नेशनल सेंटिमेंट्स आ गए थे टू प्रमोट स्टेट पावर एंड सीक पॉलिटिकल डोमिनेंस। ठीक है, जो कंजर्वेटिव्स थे ना, उनके अंदर भी अब नेशनलिज्म की फीलिंग आ रही, लेकिन उनको लगता था कि नहीं, अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया, अब थोड़ा सा इसको हटाओ भाई। किसको? किसको? मोनार्की जो सिस्टम चल रहा था उसको अब थोड़ा सा हटाओ। इसके लिए क्या हुआ? मिडिल क्लास ट्राइड टू यूनाइट जर्मनी बट वर सप्रेस्ड बाय मोनार्की एंड मिलिट्री विद द सपोर्ट ऑफ द लैंड ओनर्स। लैंड ओनर्स को ना क्या कहते थे? जंकर्स भी कहते थे। एक वन वेरी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में ये लोग पूछते थे जंकर्स को। तो ये जो लैंड ओनर्स होते थे, जो काफ़ी रिच होते थे, उनको कहा जाता है। ठीक है ना। तो मिडिल क्लास लोगों ने बहुत ट्राई किया था इसको हटाने के लिए, लेकिन क्या हुआ था, उनके अगेंस्ट में सबसे भाई मोनार्कीज थे, मिलिट्री थी, और वो भी और लैंड ओनर्स उनके साथ थे। तो उसको सब लोग सब साथ हो जाते थे, तो उनको क्या करते, सप्रेस कर दिया जाता था, दबा दिया जाता। रिवॉल्यूशन तो बहुत हुए, लेकिन सबको सप्रेस कर दिया गया। फिर क्या हुआ? फिर और इसमें प्रूशिया भी था साथ में, लेकिन बाद में क्या हुआ, प्रूशिया नहीं, सबसे ज़्यादा प्रूशिया टुक ओवर द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट। जो मूवमेंट हुआ है ना, उसमें सबसे जो लीड रोल प्ले किया वो किसने कर लिया? प्रूशिया ने ही कर लिया, है ना। सबसे आगे कौन था? प्रूशिया था। और ये जो थे ओटो वन बिस्मार्क, ये मिलिट्री के हेड थे, उन्होंने ही इसकी लीडरशिप ले ली। और उसमें बहुत टाइम तक लड़ाई हुई, ऐसा नहीं है छोटा मोटा लड़ाई नहीं हुई थी। 7 ईयर्स लड़ाई की थी इन लोगों ने, 3 लड़ाइयाँ की थी, 3 वॉर्स। इन 7 ईयर्स में 3 वॉर हुए थे। 3 वॉर किससे हुए थे? एक बार, पहली बार वॉर ऑस्ट्रिया से हुआ, दूसरी बार डेनमार्क से हुआ, और तीसरी बार फ्रांस से हुआ। और तीनों ही बार में प्रूशिया जीत गया, और लास्ट में आकर के जर्मनी को उसने यूनिफाइड करवा ही दिया। किसी भी तरीके से उसने कहा नहीं, सब अलग अलग नहीं, सब एकजुट हो जाओ। सारा ये सब अलग अलग बिखरे हुए पार्ट तो थे ही जर्मनी के, सबको जीत जीत के और फिर इन्होंने पूरा जर्मनी को यूनिफाइड यहाँ पर करवा दिया। किसने किया? ये ओटोमन बिस्मार्क है। तो भाई सारा क्रेडिट तो किसका हो गया? ओटोमन बिस्मार्क का हो गया। और कौन कर रहा था? प्रूशिया के। भाई डोमिनेंसी किसकी होगी? प्रूशिया की ही होगी ना। इसीलिए प्रूशियन किंग
विलियम फर्स्ट भी कहते हैं इनको, बिकेम द एम्परर ऑफ द यूनाइटेड जर्मनी। भाई बनता है ना, तो है ना भाई, ये तो बिल्कुल एकदम जस्ट वाला हो गया भाई, इन्होंने सारे काम किए थे, इसलिए प्रूशियन जो किंग थे विलियम फर्स्ट को, उन्हीं को ही यूनाइटेड जर्मनी का और किंग बना दिया गया। ठीक है, स्टोरी एकदम क्लियर हो गई। कोई भी कहीं से भी बिल्कुल आप इसको इसी तरीके से इसी पॉइंट बाय पॉइंट ही लिख देंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कैसे भी। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, मेकिंग ऑफ जर्मनी बहुत आता है पेपर में, बहुत आता है पेपर में। कैसे हुआ था जर्मनी का यूनिफिकेशन, सारे पॉइंट एज इट इज लिख दो, स्टोरी जैसे याद हो जाएंगे। भाई पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर लड़ाई हुई, जीत गए, एम्परर बना दिया, और जब एम्परर बन गया और यूनाइटेड हो गया जर्मनी, तो फिर क्या करेगा भाई, जो किंग है उस किंग ने कुछ चेंजेस किए, जैसे जो करेंसी थी वहाँ की, या फिर बैंकिंग सिस्टम था, लीगल सिस्टम था, जुडिशल सिस्टम था, उसको लीगलाइज कर दिया। अब वो पूरी तरीके से लीगल हो गया। ठीक है ना, लीगल मतलब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, और हम अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हम रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, ऐसे ही वो भी सब कुछ लीगलाइज्ड हो गया, और जो रूल्स थे वो सारी जर्मनी में सेम टू सेम फॉलो अप होने लगे। हो गए जर्मनी का, कोई प्रॉब्लम नहीं है कैसी भी। इसको आप एज इट इज़ भी लिख सकते हैं, और आप अपनी ओन लैंग्वेज में बस आप पॉइंट टू पॉइंट आप लिखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, चलो तो भाई मेकिंग ऑफ जर्मनी तो यहाँ कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली की साइड पे। तो चलते हैं भाई यूनिफिकेशन ऑफ इटली के साइड, कि इटली कैसे हमारा यूनाइटेड हो गया, है ना। तो जर्मनी तो यूनिफाइड हो गया। अच्छा, जर्मनी में हमने भी एक क्वेश्चन आपको लिखवाया था, भाई आर्मी ने कैसे नेशन को बनाया। तो आर्मी यानी कि जो बिस्मार्क थे वो, उन्होंने मिलिट्री के साथ मिलकर के ज़्यादा काम किया था, मिलिट्री ने उसका उनको बहुत साथ दिया था, इसलिए ऐसा कहा गया था। आ जाते हैं अपनी इटली की साइड पे, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली एक्चुअली क्या था, इटली बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में बटा हुआ था, है ना। प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही थी कि इटली फ्रेगमेंटेड बिटवीन 7 स्टेट्स, 7 स्टेट थे, सब अपने अपने इधर उधर भाग रहे थे। आपकी बुक आपके पास होगी, आप उसमें देखेंगे इसका मैप बना हुआ है। मैप की कोई भी नीड नहीं थी, क्योंकि आपके इसका मैप तो आता नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज के लिए बता देते कि आप बुक में देखेंगे तो मैप बना हुआ है। तो सारे पार्ट्स उसमें अलग अलग बटे हुए हैं, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। ठीक है, बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। अब क्या हुआ, क्योंकि बस सिर्फ एक सर्दिनिया पिनामोंट, बस ये सिर्फ एक इटालियन रूल करता था इस पार्ट को, इस जगह को, बाकी सब कुछ दूसरों के हाथ में था। जैसे क्या क्या हाथ में था, नॉर्थन इटली किसके पास था, ऑस्टिन हेम्सवर्थ के पास था। सेंट्रल इटली किसके पास था, पोप के कंट्रोल में था। साउथर्न इटली किसके पास था, बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन के पास था। ठीक है, माने इटली के पास नहीं था, सब इधर उधर था। ठीक है, अब क्या हुआ, और ऊपर से एक और चीज़, इटालियन लैंग्वेज भी कहीं पर भी यूज़ नहीं की जाती थी, मतलब थोड़ी इक्का दुक्का बस। बाकी ये लोग अपनी पर्सनल जो इन लोगों की लैंग्वेज थी, लोकल लैंग्वेज थी, वो वहाँ पर यूज़ की जाती थी। समझ के, इटालियन लैंग्वेज भी नहीं थी। अब क्या था, देखो डूरिंग हमने 1830 ये आपको बताया था, गैसेपे मैज़नी, उन्होंने बहुत अटेम्प्ट किए थे इसके लिए, है ना। सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, है ना, यंग इटली, याद है आया, है ना, वो बनाया था। लेकिन उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन आखिर में आकर के वो भी इसके लिए फेल हो गए थे। ठीक है, उन्होंने बहुत कोशिश की कि ना इटली को हम किसी भी तरीके से ना यूनिफिकेशन लेकर के, लेकिन वो फेल हो गए। आखिरी में आकर के जब 1931 में वो पूरी तरीके से फेल हो गए, तो 1848 में 1848 में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर आ गई, किंग विक्टर एमेन्युअल II, इसने ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। इस किंग ने 1831 के बाद 1848 में जाकर के इस जिम्मेदारी को अपने ऊपर लिया कि नाउ आई एम रेडी टू यूनिफाइड इटली। चलते आगे। चीफ मिनिस्टर थे कैबोर, थ्रू डिप्लोमेसी अलाइड फ्रांस। ये जो चीफ मिनिस्टर थे कैबोर, इन्होंने डिप्लोमेसी करके फ्रांस को अपने साथ मिला लिया। अलाइड मीन्स होता है एक समूह बना लिया उन्होंने, फ्रांस के साथ मिल करके अपना एक ग्रुप बना लिया। और फिर टू डिफीट ऑस्ट्रिया को हराने के लिए 1859 में, बट 48 से स्टार्ट हुआ, देखिए 59 आ गया। ऐसे ही किसी को भी नहीं मिली। इंडिया इसका एग्जाम्पल है आपके सामने, है ना। इतनी आसानी से कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि इतनी जो चीज़ें फैली हुई हैं उसको स्कैटर्ड करना, एक जगह इकट्ठा करना बहुत मुश्किल काम होता है। ठीक है, 1859 में हुआ। उसके बाद क्या हुआ, रिवॉल्यूशन बहुत बढ़िया तरीके से चालू हो गया, वॉर चालू हो गई थी यहाँ पे। गैसेपे
ये आ गया था एक गैरिबल्डी, ये भी एक रिवॉल्यूशनरी थे। इन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छा एक कंट्रीब्यूशन दिया और उन्होंने क्या किया, स्पेनिश रूलर था उसको यहाँ से भगा दिया और लास्ट में आकर के इटली यूनिफाइड हुआ 1861 में जाकर के। समझ आ गई कितना लंबा एक पीरियड आया, तब जाकर के इटली यूनिफाइड हुआ 1861 में। तो फिर ये जो किंग थे भाई, किंग विक्टर एमेनुअल टू, इन्हीं को यहाँ का किंग बना दिया गया था। ठीक है, हालांकि लोग बिल्कुल इतने इलिटरेट थे, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा थी, उनको समझ नहीं आ रहा था इटालियन क्या चीज़ है, लेकिन फिर भी किसी भी तरीके से इटली यहाँ पर यूनिफाइड हो गया था। बाकी तो धीरे धीरे चीज़ें अपने, अब इंडिया भी यहाँ आज़ाद हुआ था ना, फिर धीरे धीरे हमने अपनी इकोनॉमी को वापस सही किया ना, बस ऐसे ही वहाँ पे भी हो गया था। ठीक है, तो इस तरीके से इटली का क्या हो गया था, यहाँ पे यूनिफिकेशन हो गया था, इटली भी यूनिफाइड हो गया। अब किधर चलेंगे, अब अपन चलेंगे ब्रिटेन की साइड पे। वहाँ क्या हुआ भाई, ठीक है, चलते हैं उधर साइड पे। तो चलते हैं भाई अपने वीडियो के लास्ट पॉइंट पर, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन में भी कोई नेशन स्टेट नहीं थे, है ना। अच्छा, एक और बहुत अच्छी बात या मज़ेदार बात हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटेन में भी कोई सडन मूवमेंट, कोई सडन स्ट्रगल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, अचानक कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि ये तो बहुत एक लंबा लॉन्ग ड्रॉन आउट ऑफ प्रोसेस चला था, तब जाकर के ये यूनिफाइड हुआ था। बहुत लंबा प्रोसेस चला था, आप सोच सकते हैं 1688 से लेकर के और 1801 तक। ठीक है, अब यहाँ क्या 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 हुआ था, चलते भाई इधर से। ब्रिटेन, आपको पता है ये ब्रिटेन है। ब्रिटेन में ये 3 पार्ट में डिवाइड था, समझ लीजिए। इंग्लिश, वेल्स, स्कॉटलैंड के, वेल्स मतलब ये आयरलैंड भी होता है ना, आयरलैंड। तो ये इस टाइप के यहाँ पे अलग अलग समझ लीजिए अलग अलग टाइप के लोग, और अपने अपने रिलीजन के हिसाब से, अपने अपने ट्रेडिशंस के हिसाब से, अपने अपने कल्चर के हिसाब से यहाँ पर रहते थे। ठीक है, अलग अलग थे, मतलब इसका कोई नाम नहीं था, ये लोग थे, ब्रिटेन का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। अब चल रहे आगे, अब क्या हुआ, धीरे धीरे इंग्लिश जो थे, है ना, वो थोड़े से रिच होने स्टार्ट हुए। जब रिच होने स्टार्ट हुए, मनी ज़्यादा आ गए उनके पास, तो पावर ज़्यादा आ गए उनके पास। और क्या हुआ कि 1688 में इंग्लिश पार्लियामेंट सीज मोनार्की, धीरे धीरे वो लोग इतने पावरफुल हो गए कि उन्होंने मोनार्की को ही सीज कर दिया। पार्लियामेंट में वो लोग सेटल हो गए। कौन लोग, इंग्लिश। ठीक है, इंग्लैंड उनका सेंटर था। अब क्या हुआ, यहाँ पर अब इन्होंने किसको अपने साथ मिलाया, स्कॉटलैंड को, इंग्लिश प्लस स्कॉटलैंड, समझ के मन, इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड, उसी को हम क्या कहते हैं, यूके कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ध्यान रखना इस बात को, ये सिर्फ 2 ही हैं यहाँ पर, सिर्फ इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड, दैट इज कॉल्ड यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। उन्होंने उसको अपने साथ मिलाया फोर्सफुली किसी भी तरीके से। भाई यहाँ पर पार किसकी ज़्यादा थी, यहाँ पर पार इन्हीं की ज़्यादा थी, तो चलती भी इन्हीं की थी, तो उन्होंने उसको अपने साथ मिला दिया। सिस्टमेटिक सप्रेशन किया गया था स्कॉटिश कल्चर का, पूरी तरीके से स्कॉटिश कल्चर को उन्होंने पूरी तरीके से सप्रेस किया। जो भी कल्चर वहाँ पे अप्लाई हो रहा था वो सारा इंग्लिश कल्चर अप्लाई हो रहा था, लैंग्वेज भी उन्हीं की थी, ट्रेडिशंस भी उन्हीं के थे, रिलीजन भी उन्हीं का था। ठीक है, चलते, लैंग्वेज भी इंग्लिश थी ना। ठीक है, आज अब क्या हुआ, ब्रिटिशर्स हेल्प प्रोटेस्टेंट अगेंस्ट कैथोलिक। ये 2 होते हैं ना, एक कैथोलिक होते एक प्रोटेस्टेंट होते, तो ये प्रोटेस्टेंट को ज़्यादा हेल्प करते थे कैथोलिक के कंपैरिजन में। ठीक है, कैथोलिक वालों ने भी इसका अपोजिशन किया तो उनको क्या कर दिया गया, सप्रेस कर दिया गया, बहुत से को तो भगा भी दिया गया वहाँ से, कैथोलिक रिवोल्ट किया लेके सप्रेस कर दिया गया। और क्या किया उन्होंने, 1801 में आकर के ज़बरदस्ती आयरलैंड को, यानी कि वेल्स जो लिखा हुआ है, आयरलैंड को भी इनकॉर्पोरेट कर लिया। जब आयरलैंड उसमें मिल गया, इसमें यूके, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में, डेट इज कॉल्ड ओनली यूके, यूनाइटेड किंगडम। समझ आई, ठीक है ना। अब ये तीनों मिल करके कौन बन गए, यूनाइटेड किंगडम बन गए। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे डोमिनेंसी किसकी थी, यहाँ पे डोमिनेंसी थी इंग्लिश की, ये बन गया, ब्रिटिश नेशन बन के तैयार हो गया था 1801 में। डोमिनेंट किसकी थी भाई, इंग्लिश कल्चर था पूरी तरीके से। ब्रिटिश फ्लैग आ गया था, यूनियन जैक, नेशनल एंथम भी उन्होंने तैयार कर लिया था, गॉड सेव आवर नोबल किंग। इंग्लिश लैंग्वेज थी पूरी तरीके से यहाँ पर।
ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ ब्रिटेन में तो कुछ स्ट्रेंज ही केस हो गया था और ये इस तरीके से यहाँ पर एक नेशन स्टेट के रूप में तैयार हो गया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल हमने एकदम सिंपल और आपको लैंग्वेज भी एकदम सिंपल ही इसमें यूज़ की है जिससे आपको समझ आ जाए कि हाँ ये किस तरीके से बटा हुआ रहता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में। अब क्या होता है आगे जा कर के, जो वीडियो का जो इस चैप्टर का आई थिंक लास्ट पार्ट हो जाएगा आपका और आपका चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके चिल्ड्रन, इसको रिवाइज करें, समझें, स्टोरी बनाएं इसकी और स्टोरी जैसा इसको लर्न कर लें। ओके चिल्ड्रन, टेक केयर, गुड बाय।